हेलो बच्चों, आज के वीडियो में बात करने वाले पावर शेयरिंग के बारे में। ठीक है, जो आपका पहला चैप्टर है। देखिए, इस चैप्टर में हम पहले ओवरव्यू इसका देख लेते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली बताया गया है कि पावर शेयरिंग क्या है और कैसे डिफरेंट डिफरेंट आर्गन जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी आर्गन है कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, और क्या हमें ऐसे पावर शेयरिंग की क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ेगी इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और ये बताया गया सिविल वार क्या है, और ये भी बताया डिफरेंट हमें केस स्टडी दी गई है, उसके माध्यम से भी बताया गया कि कैसे दो दूसरी कंट्री थी, वहाँ की कंडीशन क्या है, वहाँ पर पॉलिटिकल और गवर्नमेंट में कैसे दोनों में आपस में कम्बिनेशन हुआ। और ये भी बताया गया कि मान लीजिए दो कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है। ठीक है, तो वहाँ पे कैसे लोग एकमोडेट हो पा रहे हैं और आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और ये भी बताया गया कि कितने पार्ट हैं, जो हमारा जो जो पावर शेयरिंग है उसके कितने पार्ट हैं। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर हम 10 पॉइंट कवर करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, देखिए आज हम बात कर लेते हैं बेल्जियम का स्टडीज। ठीक है, तो हमें एनसीईआरटी में दिया है कि कैसे जो बेल्जियम की कंडीशन है और वहाँ पर क्यों उसकी ज़रूरत पड़ गई कि वहाँ पे जो पावर शेयरिंग हो। ठीक है, तो बताया गया हमें दो केस लेकर दिखाए गए, एक बेल्जियम का और श्रीलंका की, कैसे दोनों में क्या डिफरेंस है कि दोनों ने कैसे उसको हैंडल किया। जैसा कि हम जानते हैं कि बेल्जियम में दो लैंग्वेज बोलने वाले थे, एक फ्रेंच और एक डच। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग कंडीशन थी, लेकिन वो दोनों पर गवर्नमेंट जो वहाँ की थी दोनों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाई। ठीक है, मतलब ये भी नहीं कर पाई कि फ्रेंच वाले को लागू कर दे और डच वालों को। ठीक है, दोनों को साथ लेकर नहीं चली, जिसके साथ वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट राइज हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, दो वहाँ की जो है गवर्नमेंट अच्छे से नहीं चली। गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक तो हुई लेकिन वहाँ पर अच्छे से नहीं चल पाई। ठीक है, इसलिए हम देख रहे हैं कि बेल्जियम की कंडीशन जो है वर्स होती गई, मतलब बहुत ही खराब हो गई। ठीक है, देखिए हम बात कर लेते हैं श्रीलंका के बारे में। ठीक है, हमने बेल्जियम के बारे में जान लिया कि वहाँ पे दो दो कास्ट के लोग रहते थे, कौन कौन से, फ्रेंच और डच सोसाइटी थी। ठीक है, लेकिन वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई, जिसके कारण वहाँ पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट राइज में। लेकिन जो हमारे श्रीलंका था, यहाँ पर भी सिंगला जो थे, सिंगला कम्युनिटी बहुत ज़्यादा थी और ये लोग मेजॉरिटी में थे, तो इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली। जब अपनी गवर्नमेंट बना ली तो केवल सिंगला को ही नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया, और तमिल वाले जो वहाँ के आदमी थे उन लोगों को कुछ न तो एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया, न तो हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड किया, और वहाँ की जो है हाइजीन वजीन का इन लोगों का ध्यान भी नहीं रखा। और जितनी भी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी थी केवल शिमला लोगों को ज़्यादा ही प्रोत्साहन दे दिया गया। ठीक है, जिसके कारण वहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट राइज हो गया। तो कुल मिला जुला कर हमने बेल्जियम और श्रीलंका से क्या सीखा कि अगर हम लोग पावर शेयर नहीं करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट राइज होना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हम बात कर लेते हैं मेजॉरिटीज़म इन श्रीलंका। ठीक है, हम श्रीलंका के बारे में देख रहे हैं कि वहाँ की कंडीशन क्या। ठीक है, वहाँ पर 1956 में जो वहाँ की जो सिंगला कम्युनिटी थी वहाँ की गवर्नमेंट बनी, तो उन्होंने 1956 में कैसे लॉ पास किया कि वहाँ की जो सिंगला लैंग्वेज उसको नेशनल लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, लेकिन तमिल वालों का ख्याल नहीं रखा। और वहाँ पर जितने भी पॉलिटिकल राइट्स थे, जॉब थी, जितनी भी एजुकेशन फैसिलिटी थी, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स है, वो सब केवल सिंगला लोगों के लिए दिया गया। ठीक है, और बाकी जो तमिल लोगों को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया। जब पूरी तरीके से उनको इग्नोर किया गया तो वहाँ पे क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट राइज हुआ और उन्हीं की कंट्री में सिविल वार स्टार्ट हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ का डेवलपमेंट भी नहीं हुआ। अगर वह स्टार्टिंग में अगर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट राइज नहीं होती तो वहाँ अब तक जो है कि श्रीलंका है वो भी एक डेवलप कंट्री बन जाती। जिसके कारण जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटी थी वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट राइज हुआ, जिसके कारण जितने भी व्यक्ति थे सब लोग इधर उधर लगे रहे, देश का विकास नहीं हो पाया श्रीलंका की इसी वजह से। सिविल वार क्या होता है, ठीक है, अगर कोई मान लीजिए कंट्री है उसके अगर विद इन कंट्री में वार कोई स्टार्ट हो जाए, जैसे दंगा हो जाए, मतलब पूरे लार्ज स्केल में। ठीक है, स्मॉल स्केल में नहीं, अगर कोई मान लीजिए कंट्री है, मान लीजिए इंडिया ही है, अगर इंडिया में हर कोने में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाएगा किसी मुद्दे को लेकर तो क्या हुआ, सिविल वार कहलाएगा। ठीक है, सिविल वार मतलब बेसिकली अगर कोई भी ऐसी कंडीशन आ गई या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके कारण कंट्री के अंदर ही अगर विद इन कंट्री कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट राइज की वजह से दंगा भड़क गया या तो ऐसे हिंसा हो रही है या तो कोई कर्फ्यू वर्फ्यू टाइप लग गया तो क्या है, सिविल वार होगा। ठीक है, तो सिविल वार विद इन कंट्री में होता है और ये इसके क्या नुकसान है, पूरी जो देश की इकोनॉमी भी डाउन हो जाती है और डेवलपमेंट भी नहीं होता है। ठीक है, देखिए हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा बेल्जियम था, हम लोग जानते हैं वहाँ पे दो कंट्री थी, कौन कौन, डच और फ्रेंच। ठीक है, तो वहाँ पे कैसे उन्होंने और जो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट राइज थे कैसे दबाया। ठीक है, पहला ये किया कि दोनों कम्युनिटी जितनी थी डच और फ्रेंच के इक्वल नंबर में मिनिस्टर बुला लिए। ठीक है, और जितनी भी सेंट्रल पावर थी उसको अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, और
जितने भी और ये भी बताया कि मान लीजिए जैसे डच वाले के लिए अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी, मतलब कि मान लीजिए कोई आपका एजुकेशन हो रहा है या तो कोई आपका कल्चरल प्रोग्राम है, वो सब आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट देखे, ठीक है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का फेयर नहीं होगा, इस तरह के रूल और रेगुलेशन बनाए, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर 4 स्टेप उठाए थे। पहला कि सबके जितने भी मदर फ्रेंच और डच के इक्वल नंबर ऑफ मेंबर बना दिए चीफ मिनिस्टर, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और ये भी एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई कि जो उनके कल्चरल प्रोग्राम को देखे, एजुकेशन को देखे, और ये भी देखे कि कहीं कोई सोसाइटी तो दब तो नहीं रही है, ठीक है। तो हमने इस बात में चर्चा कर ली। देखिए अब हम बात कर लेते हैं वाई पावर शेयरिंग इज डिस्क्राइब, ठीक है, सॉरी डिजायरेबल। तो हम बात करते हैं पावर शेयरिंग क्यों जरूरत है, ठीक है। देखिए हमने श्रीलंका केस में देखा, वहाँ पर जो पावर शेयरिंग नहीं हुई, केवल एक ही कम्युनिटी को प्रोत्साहन दिया गया, जिसके कारण क्या अनेक तरह के कॉन्फ्लिक्ट राइज हुए और देश की इकोनॉमी भी डाउन हो गई, ग्रोथ भी नहीं हुई, जीडीपी भी सब डाउन हो गई। वहाँ पर सिविल वार स्टार्ट हो गया, जिसके कारण क्या होगा, पब्लिक ही नहीं खुश है तो उसका डेमोक्रेसी का क्या फायदा जब पब्लिक ही नहीं खुश रहे, ठीक है। तो और इसलिए भी डिजायर है क्योंकि हम जो पावर शेयरिंग है स्पीड ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए हमें कंट्री में सभी प्रकार की मानसिकता के लोग रहते हैं, तो सबको कुछ नहीं तो कुछ मिलना चाहिए, या तो सबको इक्वल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए तो कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव रहना चाहिए ना। इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ डेमोक्रेसी। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों है। देखिए पहला रीजन कि कोई कॉन्फ्लिक्ट कम हो, दूसरा सिविल वार टाइप का कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर न बने, और तीसरा की है स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है, स्पिरिट, ठीक है। देखिए हम बात अब कर लेते हैं फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है, मतलब कि कितने फॉर्म में हमारे जो पावर शेयरिंग है, किस किस पार्टीशन उसका क्या क्या है, ठीक है। तो कुल मिला जुलाकर उसका 4 पार्टीशन है, यानी कि 4 ही अंग में से बांटा गया, ठीक है। पहला ये है कि बिटवीन डिफरेंट आर्गन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। जितने भी हमारी गवर्नमेंट आर्गन है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ठीक है। तो इन लोगों का अलग अलग काम डिवाइड है और उन्हीं के अनुरूप ये लोग काम करते हैं, ठीक है। और एक दूसरा है कि एमंग डिफरेंट लेवल, कई लेवल में, जैसे आप देखते होंगे गांव में पंचायत है और उसके ऊपर जिलाधिकारी है, इस टाइप में डिफरेंट डिवाइड किया गया, ठीक है। और एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, ठीक है, कई डिफरेंट सोशल ग्रुप में डिवाइड भी किया गया है। जैसे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी नहीं जो होती है लोकसभा राज्यसभा में, कि कुछ 1/3 महिलाओं के लिए रिजर्व होती है, ये भी इसी कैटेगरी में आता है कि कुछ स्पेसिफिक पीपल को हम लोग स्पेशल राइट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप, यानी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके बेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो हम बात अब कर लेते हैं कि जो हमारा चैप्टर हमने तो पढ़ लिया पावर शेयरिंग क्या है, कैसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट है, क्या इसका प्रोसीजर है, क्या इसकी क्राइटेरिया है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर से हमें बेसिकली हमारे सीबीएसई बोर्ड में कैसे एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहले इस टाइप का पूछा जाता है मोरल क्वेश्चन, यानी कि आपको अपने सोच के विचार कर लिखना रहेगा, ठीक है। मोरलिटी वाला क्वेश्चन बेसिकली पूछेगा कि आप क्या समझते हैं और वही भावनाओं को व्यक्त करना रहेगा, ठीक है। दूसरा इसमें बताना रहेगा कि स्टेट फॉरवर्ड पूछेगा, यानी मान लीजिए डायरेक्ट सिविल वार पूछ लिया तो आप लोग लिख देंगे सिविल वार क्या जब विद इन कंट्री में हो, ठीक है। देखिए हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में, ठीक है। तो इस चैप्टर का बेसिकली कंक्लूजन क्या है, तो कुल मिला जुला के इस चैप्टर में बताया गया है कि पावर शेयरिंग क्या है, ठीक है, उसके क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं और क्या उसकी बेसिकली नीड है, ठीक है। और भी हमें देखिए 2 स्टोरी के बेसिकली माध्यम से बताया गया है, एक बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम के बारे में जिक्र किया गया है कि वहाँ पे कैसे उन्होंने हैंडल किया और वहाँ पे कैसे उन्होंने इसको डील किया, लेकिन यहाँ पे श्रीलंका की बात करते हैं तो वहाँ पे उन्होंने अच्छी प्रकार से डील नहीं किया, जिसके कारण हुआ क्या, वहाँ पे पूरा सिस्टम ही फेल हो गया। और इसी तरह में सिविल वार के बारे में हमने देखा कि जब कभी भी किसी कंट्री के इनसाइड अगर वार हो तो क्या हो जाता है, सिविल वार, ठीक है। उसी तरह हमने देखें कि पावर शेयरिंग की कितने कितने टाइप्स हैं, कौन कौन से पार्ट हैं और कौन कौन बेसिकली इसमें इन्वॉल्व होता है और कौन कौन से स्टेप होते हैं, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि किस तरह के हमसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं, चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ठीक है। कर लीजिए।